मैं रश्मि आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग परीक्षा 2014 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे राजनीति विज्ञान का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के किस प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? तो एसटी के लिए जो है अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वाधिक सीट मध्य प्रदेश में है। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, 6 सीट हैं, 6 सीटें हैं। उसके बाद झारखंड है 5, ओडिशा में 5 है, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। इन तीनों में गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में 4-4 सीटें हैं। ठीक, और राजस्थान में 3 सीटें हैं। तो यहाँ जो मध्य प्रदेश में एक अच्छी खासी जनसंख्या है जनजातीय की, इस प्रदेश की जनसंख्या का लगभग 20.27% जनजातीय लोगों की है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटों वाले राज्य हमने देख लिया। मध्य प्रदेश 6, ओडिशा 5, झारखंड 5, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र 4-4 सीटें हैं। ठीक, राजस्थान 3। तो प्रत्येक में ये हमने देखा गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तो देख लीजिएगा। ठीक, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इसमें 4-4 सीटें हैं। किस देश का संविधान अलिखित है? तो इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। कौन सा एक सैन्य संगठन नहीं है? तो अमेरिकी राज्यों का संगठन एक सैन्य संगठन नहीं है। ये क्या है? एक आर्थिक संगठन। जबकि नाटो, सेंटो, सीटो ये क्या है? ये शीत युद्ध के दौरान गठित एक सैनिक संगठन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी दृष्टिकोण का समर्थक नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय आदर्शवादी दृष्टिकोण का समर्थक इसमें दिया नहीं गया है, इसमें गलत ऑप्शन दिया गया है। तो हर्बर्ट बटरफील्ड, E.H. कार एवं रीनहोल्ड, ये तीनों हर्बर्ट बटरफील्ड, E.H. कार, रीनहोल्ड, निबूर जो हैं, ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक नहीं हैं। तो यहाँ पे होना चाहिए समर्थक हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन भी गलत दिया गया है और क्वेश्चन तो सही है लेकिन ऑप्शन गलत है। ठीक, तो ये तीनों हर्बर्ट बटरफील्ड, E.H. कार, रीनहोल्ड, निबूर, ये तीनों आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक नहीं हैं। जबकि जेम्स सॉल्टबेल क्या है? ये आदर्शवादी विचारधारा से संबंधित हैं। तो जेम्स सॉल्टबेल ये आदर्शवादी दृष्टिकोण विचारधारा से संबंधित हैं। तो यहाँ ऑप्शन गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौदेबाजी सिद्धांत का आधार क्या है? तो सौदेबाजी सिद्धांत का आधार है संधि वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन एकता आंदोलन का जनक कौन है? तो इसमें यूरोपियन एकता आंदोलन के जनक कॉनराड एडेन्योर को बताया गया है। ठीक, इसमें 3 लोग को बताया गया है, एक ही नहीं है। ये कॉनराड एडेन्योर हैं, जीन मोनेट हैं और रॉबर्ट शुमैन हैं। तो यहाँ भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो ये तीनों कॉनराड एडेन्योर, जीन मोनेट, रॉबर्ट शुमैन, इन तीनों को यूरोपियन एकता आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। और ध्यातव्य है कि यूरोप में प्रारंभ हुए इस एकता आंदोलन में कई दार्शनिकों का योगदान रहा है, लेकिन ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। ठीक, तो यहाँ भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सोवियत संघ शांति, मैत्री व सहयोग संधि, जो भारत और सोवियत संघ की संधि हुई थी, शांति पर, मैत्री पर व सहयोग पर, ये तीनों उस संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? तो 1971 में, शीत युद्ध के दौरान 1971 में भारत एवं सोवियत संघ के मध्य शांति, मैत्री एवं सहयोग संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इसी समझौते के तहत भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में सोवियत संघ ने भारत की मदद की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे गलत कथन बताना है। तो गलत कथन सी फर्स्ट और थर्ड है और ये सेकंड वाला सही है। तो हम देख लेते हैं एक बार। उदारवादी वर्गीय अधीनस्थता के यंत्र के रूप में नौकरशाही की आलोचना करते हैं, तो ये गलत है। और मार्क्सवादी खुलेपन के और दायित्व बोध की कमी के लिए नौकरशाही की भर्त्सना करते हैं, ये भी गलत है। ये दोनों गलत है। सही कथन क्या है? नव दक्षिण पंथ नौकरशाही की स्वार्थी और अयोग्य के रूप में व्याख्या करता है, तो ये सही कथन हो गया। ठीक, तो ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नाटो व वर्साई संधि के मध्य निशस्त्रीकरण संधि कब की गई? तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। अब आंसर क्या है? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद 28 जून 1919 को वर्साई के शीश महल में वर्साई संधि की गई, संपन्न हुई। इसका नाटो से कोई लेना देना नहीं है, ठीक, इसका नाटो से कोई संबंध नहीं है, तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि सख्त एक प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ सकती हैं? अब ये कहा जा रहा है कि सख्त एक प्रकार का विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ सकती हैं, तो ये रॉबर्ट डहल कह रहे हैं, इनका कथन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक की रचना बैंथम ने ब्लैक स्टोन की पुस्तक द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना करने के लिए की थी? अब ये ब्लैक स्टोन की बुक है, एक द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड। अब इसकी आलोचना में ये बैंथम ने इनकी बुक की आलोचना में, ब्लैक स्टोन की आलोचना में लिखा अपनी बुक, उसमें इनकी बुक ब्लैक स्टोन की बुक का जो है आलोचना की। तो कौन सी बुक थी बैंथम की? तो ए फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट, ए फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट 1776 में इन्होंने लिखी बैंथम ने, जिसमें ब्लैक स्टोन के बुक की आलोचना की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा हमें जान लेना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है इसमें थोड़ा डिटेल में। तो ए फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट 1776 की रचना बैंथम ने ब्लैक स्टोन की रचना, मतलब ये देखा हमने, ज्ञातव्य है कि बैंथम ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की शासन व्यवस्था का समर्थन किया है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शांति अध्ययन से संबंधित कथनों पर विचार करो। अब विचार करने के लिए कह रहे हैं, तो इसमें गलत कथन पूछ रहा है, लेकिन इसमें आयोग द्वारा जो है इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया है। तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कोलंबो समझौता 1962 का संबंध किससे है? तो भारत चीन सीमा विवाद से है। अब ये कोलंबो समझौता 1962 में हुआ था, इसमें हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। कोलंबो समझौता 1962 का संबंध भारत चीन सीमा विवाद से है, ठीक। ज्ञातव्य है कि 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद क्या हुआ, सीमा विवाद का मुद्दा सामने आया। इसी विवाद को सुलझाने के लिए 1962 में 6 अफ्रो एशियाई देशों, कौन कौन से थे 6 अफ्रो एशियाई देश? इंडोनेशिया, म्यांमार, संयुक्त अरब गणराज्य, घाना, श्रीलंका द्वारा कोलंबो प्रस्ताव के माध्यम से दोनों के मध्य समझौता कराने का प्रयास किया गया, जिसे बाद में कोलंबो समझौता 1962 कहा गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलेमाज ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मॉर्गनथाउ हैं। डिलेमाज ऑफ पॉलिटिक्स मॉर्गनथाउ ने लिखी 1958 में, ठीक। तो 1958 में लिखी ये 1958 में। कौन सा सीटों का एक अंग नहीं है? तो सभा सीटों का अंग नहीं है, परिषद है, सचिवालय एवं कार्य समूह है, पहरऊ समितियां हैं। सभा क्या है? सीटों का अंग नहीं है। ध्यातव्य है कि सीटों शीत युद्ध के दौरान गठित एक क्या है? सैनिक संगठन है। सीटों का जो 1954 में नाटो का एशियाई संस्करण है सीटो, जिसका निर्माण क्या हो शीत युद्ध के दौरान हुआ। इसका मूल उद्देश्य डिमिनो सिद्धांत को प्रभाव रूप में लागू करना था। इसके संस्थापकों में यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, थाईलैंड, फिलीपींस, पाकिस्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूटनीति के बारे में कौन सा कथन गलत है? अब कूटनीति के बारे में गलत क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सी गलत है। कूटनीति तभी प्रासंगिक होगी जबकि पूर्ण असहमत हो, तो ये बिल्कुल गलत है। अब सही कथन कौन कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का वार्ता के साधन द्वारा प्रबंधन कूटनीति कहलाता है। कूटनीति राजनीति की ऐसी व्यवस्था में काम करती है जिसमें युद्ध एक संभावना है। कूटनीति में सफलता का अर्थ यह होता है कि यह अन्य को अपने दृष्टिकोण के अनुकूल तैयार कर लिया जाए, ठीक। जबकि कूटनीति तभी प्रासंगिक होगी जबकि पूर्ण असहमत हो, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील में कब किया गया? तो ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील में 2009 में 2010 में किया गया। ठीक, तो जो ब्राज़ील में हुआ था ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वो 2010 में हुआ था। अब हम ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। ब्रिक्स नामक संगठन की स्थापना 2009 में की गई थी। उस समय ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन इसमें सदस्य थे। ठीक, कौन कौन था? ब्रिक्स की फुल फॉर्म ही है। ठीक, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, 4 देश थे इसमें। अब 2010 में जब ब्राज़ील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ तो उसमें जो ब्रिक्स का है साउथ अफ्रीका, इसका 5वां सदस्य बना 2010 में ब्राज़ील में जो ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ वहाँ पे। ठीक, इस संगठन की स्थापना का विचार क्या है? गोल्डमैन सैच गोल्डमैन सैच नामक आर्थिक संगठन के प्रमुख अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने 2001 में अपनाया। संगठन की स्थापना का विचार था। ठीक, तो इस संगठन की स्थापना का विचार गोल्डमैन सैच नामक आर्थिक संगठन के प्रमुख अर्थशास्त्री थे जिम ओ नील ने 2001 में अपनाया था। तो बहुत सरल क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे थोड़ा दिया भी गया है जो है बिल्डिंग बेटर वर्ल्ड इकोनॉमी ब्रिक्स में प्रस्तुत किया गया था लेख। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का 2009 में रूस में हुआ। द्वितीय शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ 2010 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन के किस विद्वान को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो हर्बर्ट साइमन को प्राप्त हो चुका है। द न्यू स्टेट नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो MP फॉलेट ने की। द न्यू स्टेट नामक पुस्तक किसने की रचना? MP फॉलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 में लिखी थी उनकी है। ठीक, कौन सा अनौपचारिक एवं या अंगुलता संचार का उदाहरण है? तो इसमें D है, सभी हैं, एक हलछोर, गप्पे मारना, संभावना, ये सभी क्या हैं? अनौपचारिक या अंगुलता संचार का उदाहरण है, अनौपचारिक का। अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो टेलर ने किया था। ठीक, FW टेलर। तो FW टेलर ने अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विचारधारा यह प्रतिपादित करती है कि उत्पादन में वृद्धि के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार तथा पहल का सहारा लिया जाना चाहिए? तो इस्तेखानोवाद ने ये पहल की थी। ठीक, विचारधारा है। ठीक, ये इस्तेखानोवाद एक विचारधारा है जो उत्पादन में वृद्धि के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार तथा पहल का सहारा लिया जाना चाहिए, इसमें कहा गया है। तो इसमें थोड़ा हम व्याख्या देख लेते हैं। FW टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन पूर्व सोवियत संघ में इस्तेखानोवाद के नाम से जाना जाता है, जो यह प्रतिपादित करे उत्पादन में वृद्धि के लिए। ठीक, प्रतिपादन करती है कि उत्पादन में वृद्धि के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार तथा पहल का सहारा लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान संबंधों के मत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब भारत पाकिस्तान संबंध पर विचार करना है तो इस पर सही कथन बताना है। तो सही कथन है केवल एक। ठीक, ओनली वन। शक्तिशाली राज्य द्विपक्षीय बातचीत को विशेष प्राथमिकता देते हैं, जबकि कमजोर राज्य क्या करते हैं? बहुपक्षीय पद्धति को अपनाते हैं, चाहते हैं। और इसमें हम गलत भी देख लेते हैं ताकि तभी तो सही होगा। ये सही है। अब गलत में क्या है? शक्तिशाली राज्य कमजोर राज्यों को दूर रखना चाहते हैं, जबकि कमजोर राज्य शक्तिशाली राज्यों के साथ प्रगाढ़ राजनीतिक और आर्थिक संबंध चाहते हैं, ये गलत है। ठीक, शक्तिशाली राज्य अन्य राज्यों से समर्थन लेकर अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जबकि कमजोर राज्य शक्तिशाली राज्यों पर शक्ति का दबाव डालते हैं, ये भी गलत है। फर्स्ट वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के पूर्वार्ध में किसने प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन चलाया? तो 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के पूर्वार्ध में प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन जयप्रकाश नारायण ने चलाया था। ठीक, तो जयप्रकाश नारायण प्रजातंत्र के लिए नागरिक आंदोलन चलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूगोस्लाविया का 5 पृथक राज्यों में विखंडन।
शीत युद्ध के अंत को चिन्हित करता है। जो यूगोस्लाविया है कि 5 पृथक राज्यों में विखंडन टूट जाता है, शीत युद्ध के अंत को निश्चित करता है। निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा नए राज्यों को सही रूप से बताता है? तो नए राज्य क्या है? बोस्निया, हर्जेगोविना, सर्बिया, स्लोवेनिया। बोस्निया है, हर्जेगोविना, सर्बिया और स्लोवेनिया। ठीक, तो शीत युद्ध के अंत के समय यूगोस्लाविया का 5 पृथक राज्यों में विखंडन हो गए। इन राज्यों के समूह का क्रम इस प्रकार है: पहले बोस्निया, हर्जेगोविना, सर्बिया और स्लोवेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का चौथा प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो शासन में नैतिकता से संबंधित था। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया था। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया। यह एक 6 सदस्यीय आयोग था। भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को नया रूप देने के लिए 15 रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। आयोग का चौथा प्रतिवेदन क्या था? शासन में नैतिकता से संबंधित था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क समूह के 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को किस शिखर सम्मेलन द्वारा शामिल किया गया? तो सार्क समूह जो 8वां सदस्य है अफगानिस्तान को 14वें शिखर सम्मेलन 2007 नई दिल्ली में शामिल किया गया। अब सार्क में हम जान लेते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी फुल फॉर्म है, का गठन 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में किया गया। यह 8 दक्षिण एशियाई राज्यों का एक क्षेत्रीय संगठन है। क्या है? क्षेत्रीय संगठन है। 14वें सार्क शिखर सम्मेलन 2007 नई दिल्ली में अफगानिस्तान को 8वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है ये संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है। अब कौन कौन सी संसदीय नियंत्रण की विधि है वो भी जान लेते हैं। तो संसदीय प्रश्न है किसी विषय पर आधे घंटे की बहस, बजट पर चर्चा, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, ये सब क्या है? संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है। ठीक, संसदीय नियंत्रण की विधि है और संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं पूछा गया तो वो राष्ट्रपति का अभिभाषण है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी की सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता कहा गया? तो ये WA ऑप्शन को कहा गया। किसके द्वारा लोक निगमों को 20वीं सदी की सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता कहा गया? तो ये WA ऑप्शन ने कहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी क्षमता निर्माण की पद्धति नहीं है? तो लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये क्षमता निर्माण की पद्धति नहीं है। कौन कौन सी क्षमता निर्माण की पद्धति है वो भी देखते हैं। प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी एवं सुधार, ये क्या है? क्षमता निर्माण की पद्धति है और क्षमता निर्माण की पद्धति जो है लोचशीलता नहीं है। डाक व तार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन के अनुसार कौन सा प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत है? तो ये B समाज जो है प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन हीगल जो है हीगल के नौकरशाही संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता? तो हीगल आनुवंशिक नौकरशाही का समर्थन करता है। ये जो है ऑप्शन ये नहीं करता। हीगल आनुवंशिक नौकरशाही का समर्थन जो है करता है, ये नहीं है। आनुवंशिक नौकरशाही का समर्थन नहीं करता है, ये ऐसा होता तो ये सही हो जाता, लेकिन समर्थन करता है, ये गलत हो गया। ठीक, यह एक सार्वभौमिक वर्ग है, सार्वभौमिक ये सही है। यह वर्ग जनसेवा से संबंधित, ये भी सही है। यह वर्ग ईमानदारी से अपने कार्य करता है, ये भी सही है। लेकिन आनुवंशिक नौकरशाही का समर्थन जो है करता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ सत्याग्रह की रचना किसने की? तो यहाँ पे ये जो है आयोग द्वारा हटा दिया गया था, ये हमको भी नहीं कंफर्म है। आप देख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MN रॉय को मैक्सिको में मार्क्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया? किसने प्रेरित किया था? तो माइकल बारोडीन ने किया था।
ठीक। एम एन रॉय जो थे मैक्सिको में, वहाँ पे इन्होंने मार्क्सवाद अपनाया था। अब मार्क्सवाद को अपनाने के लिए किसने प्रेरित किया था? माइकल बारोडीन। माइकल बारोडीन थे, उन्होंने किया था। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। 1939 में इन्होंने फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा? तो सी एल वेपर ने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक की रचना जॉन लॉक ने नहीं की थी? तो पर्शियन लेटर जो है जॉन लॉक की रचना नहीं है। पर्शियन लेटर ये लिखा है मॉन्टेस्क्यू ने 1721 में। जबकि सहिष्णुता पर पहला पत्र फर्स्ट लेटर ऑन टॉलरेशन 1689 में लिखी, ये इनकी रचना है जॉन लॉक की। शासन पर दो प्रबंध 1690 में लिखी। कैरोलिन की संविधान के मूल तत्व 1962। ये सारी रचनाएं जो हैं ये जॉन लॉक की हैं, जबकि वो रचना पर्शियन लेटर मॉन्टेस्क्यू की रचना है। तो पर्शियन लेटर मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है। जॉन लॉक की रचना सहिष्णुता पहला पत्र, शासन पर दो प्रबंध, कैरोलिन के संविधान के मूल तत्व और पर्शियन लेटर जो है वो मॉन्टेस्क्यू की रचना है। बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक में रूसो ने समान इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया है? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में रूसो ने समान इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक, डेविड एप्टर के अनुसार कौन सी राजनीतिक विश्लेषण की महत्वपूर्ण परंपरा नहीं है? तो एक सदनवाद नहीं है। जबकि कौन कौन सी परंपरा है महत्वपूर्ण? तो संस्थावाद है, संरचनावाद है, बहुलवाद है। जबकि एक सदनवाद जो है ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन संरचनावादी नहीं है? तो ग्रीन जो है ये संरचनावादी नहीं है। अब कौन कौन है? दुर्खीम है, मार्क्स हैं, वेबर हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विचारधारा को भ्रामक चेतना कहा? तो मार्क्स ने विचारधारा को एक भ्रामक चेतना कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन? आप गलत कथन पूछ रहे हैं। तो पहला गलत है, तुलनात्मक राजनीति आदर्श राज्य की स्थापना करती है। तो ये बिल्कुल ही गलत है। सही कथन कौन कौन सा है हमको ये भी जानना जरूरी है। तो तुलनात्मक राजनीति विश्व को कम भ्रांतिपूर्ण बनाती है। तुलनात्मक राजनीति इस पूर्वाभास में रहती है, मदद करती है कि विश्व किस ओर अग्रसर है। ठीक। तुलनात्मक राजनीति उन संस्थाओं और प्रथाओं को बनाती है जो हमारी अपनी से बेहतर या बदतर है। ठीक। तो हमने ये देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो ये शुम्पीटर ने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एवं डेमोक्रेसी 1942 में लिखी। किसने? शुम्पीटर ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में किसका प्रकार हित स्पंदन है? तो दबाव समूह का प्रकार जो है हित स्पंदन लोकतंत्र में है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण के रूप में संस्था परक इस तथ्य से सीमित है। अब तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण के रूप में संस्था परकवाद इस तथ्य से सीमित है। ये हम इसमें जो है सही कथन पूछ रहे हैं। तो सही कथन है डी, फर्स्ट और सेकंड। तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण के रूप में संस्था परकवाद इस तथ्य से सीमित है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन से कथन सही हैं। तो फर्स्ट और सेकंड कथन सही हैं। फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड वाला गलत है। शक्ति धारक जो निर्णय लेते हैं वे संस्थागत मानकों द्वारा स्वीकृत होते हैं पर निर्धारित नहीं। बिल्कुल सही है। सभी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती है, ये भी सही है। सभी देशों में लिखित संविधान नहीं होता, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजनीति शास्त्री ने सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विभेदीकरण, आर्थिक परिवर्तन व राजनीतिक परिवर्तन को आधुनिकीकरण की विशेषताएं माना है? तो ये एस.एन. आइसेस्टॉट इन्होंने कहा है। एस.एन. आइसेस्टॉट ने
सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विभेदीकरण, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन। ठीक, तो इसको आधुनिकीकरण की विशेषताएं माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजनीति शास्त्रीय राजनीतिक विकास के उदाहरण से संबंधित है? तो इसमें नहीं कन्फर्म है, फिर भी हम देखते हैं। इल्चमैन जो है, ऑप्शन जो है हमें लगता है यहाँ पे गलत है। इल्चमैन है, हेरोल्ड लॉसबेल हैं, ये हेरोल्ड लॉसबेल हो गए, लॉसबेल जी। दोनों विचारक जो है विकास की अवधारणा से संबंधित हैं, ये दोनों विकास की अवधारणा से संबंधित हैं। इस प्रश्न को भी अब जब ऑप्शन सही नहीं है तो फिर आंसर कहाँ सही होगा, तो इस प्रश्न को भी आयोग द्वारा निरस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुबर्ट द्वारा प्रशासकों की कोटियों में सम्मिलित नहीं है? तो लोकतांत्रिक जो है प्रशासकों की कोटियों में सम्मिलित नहीं है सुबर्ट के द्वारा। जबकि कौन कौन सा सम्मिलित है? विवेकशील होना चाहिए, आदर्शवादी, वास्तविकतावादी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव सुधारों से हेतु, जो चुनाव सुधार हेतु भारत में किस वर्ष जगन्नाथ राव समिति का गठन किया गया था? अब जगन्नाथ राव चुनाव सुधार से संबंधित है, पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। और दूसरा है कि ये कब गठन हुआ? तो इसका गठन 1971 में हुआ, जगन्नाथ राव समिति का। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। जो चुनाव सुधार है तो जो समितियाँ हैं और भी पंचायती राज समिति, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो चुनाव सुधार है जो समितियाँ थी, पहले तो जगन्नाथ राव समिति का गठन 1971 में हुआ। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1972 में प्रस्तुत की। चुनाव में सुधार के लिए तारकुंडे समिति आई 1974 से 75 के बीच में का भी गठन किया गया। इस समिति की ने राजनीतिक दलों में पारदर्शिता लाने की कोशिश की। ठीक, क्या लाने की कोशिश की? पारदर्शिता। इसके अलावा दिनेश गोस्वामी समिति, के सांथानम समिति आदि चुनाव सुधार से संबंधित समितियां हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ 4 समिति का पता चला। एक तो जगन्नाथ राव समिति हो गई, दूसरी तारकुंडे समिति, तीसरी दिनेश गोस्वामी समिति और चौथी जो है के संथानम समिति। ये सभी समितियां जो हैं चुनाव सुधार से संबंधित है। क्वेश्चन में आगे पूछा जा सकता है। पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरिया नामक पुस्तक के लेखक आलमंड और कोलमैन हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये पूछ रहे हैं, कह रहे हैं सही कथन बताओ। तो सही कथन है दूसरा और तीसरा। ठीक, सेकंड एंड थर्ड। ग्रामसी के अनुसार वर्ग व्यवस्था केवल असमान, ग्रामसी के अनुसार वर्ग व्यवस्था जो है केवल असमान आर्थिक और राजनीतिक शक्ति पर आधारित है, ये सही है। ग्रामसी का कहना है नागरिक समाज द्वारा ही पूंजीवादी जो है वर्चस्व के मूल्यों और मान्यताओं का प्रसार किया जाता है, ये दोनों सही है। जबकि ग्रामसी वर्ग की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सर्वोच्चता पर बल देता है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक, तो ये होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विकास के परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? तो फ्रेडरिक लिस्ट, ये जो हैं विकास के परंपरागत दृष्टिकोण से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे और कौन कौन है संबंधित? तो एडम स्मिथ हो गए, माल्थस हो गए और रिकार्डो, ये सभी परंपरागत दृष्टिकोण से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सही कथन पूछ रहे हैं। तो सही कथन है पहला और तीसरा। बेंथम का मानना था कि मनुष्य उपयोगिता की अधिकाधिक वृद्धि करते हैं, सही है। दार्शनिक उग्रवादी बेंथम के अनुयायी हैं, ये भी सही है। जबकि जो ये बेंथम है ये महिलाओं के मताधिकार पर पुरजोर समर्थन करते हैं, बिल्कुल गलत है। ये बेंथम जो थे महिलाओं के मताधिकार के बिल्कुल कट्टर विरोधी थे। ठीक, महिलाओं के मताधिकार के कट्टर विरोधी थे, उनका समर्थन नहीं करते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। समर्थन करते हैं दिया गया है ना, तो ये गलत हो गया। अगर यहाँ पर दिया गया होता कि समर्थन नहीं करते हैं तो यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये महिलाओं के मताधिकार का समर्थन नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और भी हमें इनके बारे में जानना चाहिए। बेंथम ने उपयोगितावाद को सर्वप्रथम परिष्कृत एवं परिमार्जित रूप में क्या है प्रस्तुत किया और इसे एक आंदोलन का
रूप जो है प्रदान किया। बेंथम ने यह बताया कि व्यक्ति अपने सुखों में वृद्धि करना चाहता है। बेंथम महिला मताधिकार का कट्टर आलोचक था। बेंथम का दर्शन दार्शनिक उग्रवाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अध्यक्षात्मक व संसदीय प्रणालियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो फ्रांस जो है अध्यक्षात्मक व संसदीय प्रणालियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। वहाँ पर ये दोनों व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा के निर्वाचन में मतदान प्रतिशत कितना था? तो सी 66.4%, 66.4%। ये था 16वीं लोकसभा में के निर्वाचन में मतदान प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैस्मिल यहाँ पे दिया गया है बुक और विचार दिया गया है और विचारक का नाम दिया गया है। तो राजनीतिक विचार और विचारक के नाम को जो है रिलेटेड सम्मिलित करना है कि किसका क्या विचार है। तो जेएस मिल का विचार है, जेएस मिल ने महिला मताधिकार एवं श्रमिक सहकारी संस्थाओं की वकालत की है। अब ये महिला मताधिकार और श्रमिक सहकारी संस्थाओं की वकालत करते हैं जेएस मिल। हॉब्स जो है सामाजिक समझौते से रिलेटेड हैं। मैकियावली क्या है? मैकियावली ये सीजर बोर्गिया का राजशिल्प इनसे रिलेटेड है। अजीब सा वर्ड ही दिया गया है, सीजर बोर्गिया। ठीक, सीजर बोर्गिया का राजशिल्प ये किससे रिलेटेड है? मैकियावली से। मार्क्स जो है वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या की है मार्क्स ने, तो ये वर्ग संघर्ष जो हो गया मार्क्स से रिलेटेड है। तो जेएस मिल महिला मताधिकार एवं श्रमिक सहकारी संस्थाओं रिलेटेड है। हॉब्स सामाजिक समझौता हो गया। मैकियावली इनका होगा सीजर बोर्गिया का राजशिल्प, सीजर बोर्गिया का राजशिल्प। ठीक, तो मैकियावली से रिलेटेड है, सीजर बोर्गिया का राजशिल्प मार्क्स से वर्ग संघर्ष रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर व्यवहारवाद की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है? तो व्यवहारवादी शोध के प्रसार के रूप में। तो किस रूप में की जाती है? उत्तर व्यवहारवाद की सर्वोत्तम व्याख्या व्यवहारवादी शोध के प्रसार के रूप में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो तेलंगाना विधानसभा में कुल 119 सीटें हैं। ठीक, तो 119 सीटें हैं तेलंगाना विधानसभा में कुल सीट। तो तेलंगाना विधानसभा में कुल 119 सीट है। ध्यातव्य है कि 2 जून 2014 को 29वें राज्य के रूप में 29वां राज्य बना था 2014 में। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को अलग कर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। वर्तमान में 28 राज्य व 9 संघ राज्य क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था तो उस समय लॉर्ड लिटन जो है भारत का गवर्नर जनरल था। तो ये प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1878 में पारित हुआ था, 1878, 1878। अब यहाँ पे कथन दिए गए हैं, यहाँ पे सही मतलब कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, 61 से 64 तक दिया गया है। 4 प्रश्न। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का साधारणता बहुदलीय व्यवस्था से संबंधित होता है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन है, इस व्यवस्था में छोटे दलों के लिए कुछ सीट प्राप्त करना आसान होता है, तो ये भी सही है। दोनों व्याख्या भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मानने के लिए कारण है कि राष्ट्र का युग अब समाप्ति की ओर है। राष्ट्रवाद के कारण नए राज्यों का जन्म, साम्राज्यों के विघटन और सीमाओं का पुनर्निर्धारण होता है, तो ये सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश नीति में अधिकतम राष्ट्रीय स्वायत्तता सिद्धांत की पुष्टि गुटनिरपेक्ष आंदोलन है। बगैर अपनी पहचान को खोए विश्व के विभिन्न देशों के मध्य अंतरक्रिया गुटनिरपेक्षता की भावना ने की थी, तो ये बिल्कुल ही सही है। ये बिल्कुल ही सही व्याख्या भी कर रहा है कि विदेश नीति में अधिकतम राष्ट्र स्वायत्तता के सिद्धांत की पुष्टि जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, जिसमें कहा गया है कि बगैर अपनी पहचान को खोए विश्व के विभिन्न देशों के मध्य अंतरक्रिया गुटनिरपेक्षता की भावना ने की थी, तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पुष्टि कर रहा है सिद्धांत की। ठीक, जिससे राष्ट्रीय स्वायत्तता बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण द्वारा उस निर्धनता को कम करने की संभावना कम है जो उपक्षेत्रों या मोहल्लों के बीच विषमताओं से उत्पन्न होती है, तो ये गलत है।
निर्धनता कम थोड़ी कर रहा है, कम करने की संभावना कम है, तो ये बिल्कुल गलत है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप निम्न स्तरों पर सशक्त इकाइयों का अभिजनों द्वारा प्रग्रहण होता है, तो ये सही है क्वेश्चन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय महिला ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी साधनों का समर्थन नहीं किया, तो मणिबेन पटेल ने नहीं किया। कौन सा बेमेल है, तो इसमें बेमेल कथन पूछा जा रहा है ऑप्शन, तो हम अभी यहाँ देखते हैं। देखो डी है बेमेल। श्री अरबिंदो, अब अरविंद का है द स्पिरिट एंड फॉर्म ऑफ इंडियन पॉलिसी, इनकी जो है बुक है द स्पिरिट एंड फॉर्म ऑफ इंडियन पॉलिसी, ठीक। MK गांधी की है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। नेक्स्ट है श्रीमन नारायण की बुक है गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, ये गांधीयन पर लिखते हैं तो श्रीमन नारायण। KP करुणाकरण की ये बुक नहीं है एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन, बल्कि इनकी क्या है KP करुणाकरण की मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन। यहाँ पे केवल एक वर्ड का केवल अंतर है, ये मॉडर्न जो है KP करुणाकरण की है, और जब एंशियंट आएगा एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन, तो ये KP करुणाकरण की रचना ना होकर ये किसकी है, कौशल किशोर मिश्र का है। तो यहाँ पे केवल एक ही वर्ड का अंतर है, ठीक, एंशियंट हो गया है और मॉडर्न, तो एंशियंट कौशल किशोर मिश्र का है और मॉडर्न हो गया KP करुणाकरण। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन उठाया गया है, एक वर्ड का अंतर है केवल। कौन भारतीय संविधान का सदस्य नहीं था, तो ये BN राव जो थे ये भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये सलाहकार थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधन नहीं कर सकती है, तो 312 में नहीं कर सकती है, यहाँ डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अच्छा हम पढ़ ही देते हैं व्याख्या। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 नवीन अखिल भारतीय सेवाओं के गठन से संबंधित है, जिसके लिए राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तो 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। इसके अलावा अनुच्छेद 54, 55, 73, 162, 241, 368, 54, 55, 73, 162, 241, 368 तथा 7वीं अनुसूची को कोई सूची संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व आदि में भारतीय संसद साधारण विधि से संशोधन नहीं कर पाएगी, इन सभी में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन विषय संघ सूची का विषय नहीं है, तो विषय जो है संघ सूची का विषय यहाँ पूछा जा रहा है नहीं है, तो विवाह एवं तलाक जो है संघ सूची का विषय नहीं है, जबकि नागरिकता है, बैंकिंग है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, ये सभी क्या है संघ सूची के विषय से संबंधित है, विदेश संबंध हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, तो इसमें ऑप्शन सही नहीं है, जबकि क्या है ऑप्शन होना चाहिए 10 बार। 10 बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है उत्तर प्रदेश में। पहली बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 में लागू हुआ था, 1968 में लागू किया गया था, तो 25 फरवरी 1968 में पहली बार लागू हुआ राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में, और अंतिम बार 2002 में लागू हुआ, ठीक। 2002 से अब तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया गया है, यहाँ इसमें कहा गया है, तो 2002 में अंतिम बार लागू किया गया था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप जो है घंटी वाली बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू।